Hi, being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you have decided to look beyond the imperfections. Today is 29th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। रांची में है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। गुजरात में है ब्लैकबक नेशनल पार्क। भागलपुर सिटी ऑफ बिहार लोकेटेड है बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। तेलंगाना में एनुअल हिंदू फेस्टिवल बोन्नालू सेलिब्रेट होता है। राजस्थान में है दिलवारा टेम्पल्स। कर्नाटका में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं The Kurnool city of Andhra Pradesh sited along the banks of which river? ये जो city है, this is situated along the banks of which river? Jaitak Fort is located in which state of India? Which physics principle is used in the working of washing machines? If a body turns its speed to 1.5 times, 1.5 गुना speed बढ़ गई, what will be the impact of its kinetic energy? Kinetic energy. देन द पार्सेक, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ वॉट, ये किस चीज की यूनिट है? एंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट? सो दीज आर 6 क्वेश्चन फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। टिपिकली उसमें कुछ कल्चरल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट एसोसिएटेड है। सकर, दैट मीन्स असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। कॉन्ट्रावीन करना मतलब ऑफेंड करना, ऑफेंड अगेंस्ट द प्रोहिबिशन और ऑर्डर ऑफ, जैसे कोई लॉ है, ट्रीटी है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। कॉर्नर स्टोन है, कॉर्नर स्टोन मतलब वो फाउंडेशन है, मेन स्टे है, बेसिस है। विम्जिकल, विम्जिकल एटीट्यूड है, वोलाटाइल है, मर्क्यूरियल है, टेम्परामेंटल है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कोविन अपग्रेड हुआ है, कैन रजिस्टर फॉर जैब डेली। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की जैसी सिचुएशन बन रही है। सेंटर ने एक यूनिक आईडी सिस्टम बनाने की बात है, 14 डिजिट यूनिक आईडी। तो जैसे हर पर्सन का एक आधार होता है, ऐसे ही हर जमीन का एक 14 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर होगा। दिस इज ब्रिजिंग द गैप एजुकेशन, स्पेस फॉर डिस्कशन एंड डिबेट, fostering future entrepreneur, opacity rules editorial, competition a catalyst. This is limited succor. This is about बैंक लोन्स में जो मोरेटोरियम था उसमें गवर्नमेंट का रिलीफ, weighing in on the saga of vaccination, confronting opacity, tackling the period taboo, and this is lighting lamps, migratory birds, convention on the conservation of migratory species of wild animals. This is mercurial mind, मॉडर्नाइजिंग एग्री सेक्टर इज नीडेड। प्राइम मिनिस्टर ने 75th एपिसोड मन की बात में ये बात कहा। देन दिस इज मिलेट प्रोग्राम और ये है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दिस इज सीसेट सॉल्यूशन एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is The Hindu, this is Indian Express, both are Delhi edition. The Hindu का कल एडिशन नहीं आएगा। There will be no issue of The Hindu dated March 30 because Holi is a holiday. The Indian Express में भी सेम ऐसे ही न्यूज़ है, बट anyway हमारे लिए everyday means everyday. Now see, कोविन upgraded 1 crore can register for jab daily. See, ये कोविन है। कोविन एक प्लेटफॉर्म है, कोविन एक आईटी प्लेटफॉर्म है। इस आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो पर्सन एलिजिबल हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर इसमें ट्रैक भी होगा कौन सा वैक्सीनेशन लगा है, नेक्स्ट डोज कब होगा, इस टाइप से। सो दिस इज अ काइंड ऑफ आईटी सॉल्यूशन। शुरुआत में इसमें कुछ ग्लिचेस थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें अपग्रेड्स किए गए। अब 1 अप्रैल से जितने भी लोग 45 प्लस हैं वो सब वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो कोविड-19 का जो ये ऐप है कोविन, इसको भी अकॉर्डिंगली अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड 1 करोड़ लोग रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए हर दिन, डेली। महाराष्ट्र में मीनवाइल लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बढ़ रही है बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से आ रहे हैं। कोविन प्लेटफॉर्म में कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन में रैंप अप किया गया है। 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ऑफ 50 लाख पर्सन्स डेली।
सो दिस इज द थिंग। देन ये है सेंटर एक यूनिक आईडी बनाना चाहता है प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय मार्च 2022। ये काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म हो सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाई? बिकॉज हम आधार बेसिकली लाए क्यों थे? आधार जो है यूनिक आईडी है वो इसलिए है, इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है। आधार है इट्स जस्ट अबाउट कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाए किसी एक पर्सन का। अदरवाइज क्या होता है, घोस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं कि सपोज नरेगा का प्रोग्राम चल रहा है, पीडीएस का प्रोग्राम चल रहा है, ये 3 पर्सन के नाम पे हम हर महीने कुछ राशन दे रहे हैं, बट ये 3 पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, दे डोंट इवन एग्जिस्ट, सो दीज आर घोस्ट बेनिफिशियरी। इन घोस्ट बेनिफिशियरीज को हटाने के लिए आया था आधार। तो सिमिलरली जैसे आधार एक इंसान की पहचान कराता है उसके बायोमेट्रिक से, जैसे उसका आइरिस हुआ, फिंगरप्रिंट्स हुआ, फेशियल हुआ, ऐसे ही जो जमीन है, लैंड के यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक नया टूल आ रहा है, यूनिक आईडी फॉर ऑल प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय मार्च 2022। तो ये एक 14 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर होगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इस स्कीम में 10 राज्य में ऑलरेडी लॉन्च हुआ है और बाकी सब में भी 2022 तक लॉन्च हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने ये बताया स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब सी इससे क्या होगा, पूरे देश में जो भी लैंड है, जो भी प्लॉट है, वॉट एवर इट इज, वो यूनिकली एक नंबर से एसोसिएटेड हो जाएगा और उस नंबर से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इससे जो लैंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड जो भी इरेगुलरिटीज होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में हम उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। सब्सिक्वेंटली इंटीग्रेट करेगा लैंड रिकॉर्ड्स डेटाबेस को रेवेन्यू कोड से, और रिकॉर्ड्स और बैंक रिकॉर्ड्स को आधार नंबर से वॉलेंटरी बेसिस, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। तो ये अभी एक इनिशियल न्यूज़ है, आने वाले टाइम पे ये न्यूज़ और डेवलप होगी और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जैसे अक्सर हम बोलते हैं इंडिया में लैंड रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आते हैं, ट्रबल्स आती है, लिटिगेशंस होता है, कोर्ट केसेस होता है, तो क्यों ना एक सिस्टमेटिक लैंड रिकॉर्ड डेवलप करें हम, और उसकी तरफ ये जो 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर है ये बहुत हेल्पफुल होना है। और इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, वहाँ के लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, जीआईएस वगैरह से हम वहाँ पे सर्वे के थ्रू उस लैंड को मार्क कर देंगे कि ये जो लैंड है ये इसका ये नंबर है और ये मार्क हो गई। तो इससे लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स एट्सेट्रा जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज अ गुड स्टेप। यूनिक आईडी फॉर ऑल प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय मार्च 2022। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, ब्रिजिंग द गैप। सी दिस इज द वे टू स्टडी, यू आर यूजिंग योर लैपटॉप, मोबाइल, वॉट एवर, उसके साथ ही साथ आपको अपनी कॉपी पेन में उसको साथ ही साथ लिख के देखना है, टेबल चेयर पे बैठना है या फिर अटेंटिवली बैठना है। सी राइट, ये नहीं कि मोबाइल लेके सोफे पे बैठे हैं बस वीडियो देख रहे हैं उसको लिख नहीं रहे, ये सब चीज़ें ना अगर ऐसा करते हैं तो ये स्टे नहीं करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कॉपी किताब के साथ राइट इट डाउन, लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा लास्ट रहेगी वो सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। अब बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 वर्चुअल लर्निंग का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा हुआ है, वर्चुअल लर्निंग कॉमन प्लेस बढ़ गया है, स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं एसेंस ऑफ कैंपस लाइफ, जो रेगुलर स्कूल होता है, कॉलेज होता है, पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, दे आर मिसिंग दैट। टेक्निकल ग्लिचेस भी हैं, एजुटेक कंपनीज काफ़ी इनोवेशन ला रही हैं, बट फिर भी ऑफलाइन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ऑनलाइन। सो जो फ्यूचर होता है वो होना चाहिए हाइब्रिड। पैची इंटरनेट है, इंटरनेट ऑल दो राइट टू लाइफ भी कहा गया। मिसिंग स्कूल कॉलेज लाइफ, जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, पीयर लर्निंग होती है, दे ही शी यूज टू लर्न, शी गेट्स टू लर्न अलॉट मैनी थिंग्स। सो मिसिंग स्कूल कॉलेज लाइफ। एनवायरनमेंट नॉन कंड्यूसिव होता है, घर में कई बार पढ़ाई का माहौल नहीं होता है तो क्वालिटी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो डिप हो जाते हैं। आई साइट इज अ बिग थिंग, हेडेक होता है, बर्न आउट होता है, टू मच ऑफ डिजिटल इज वेरी बैड। स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, सुपरविजन करना डिफिकल्ट हो जाता है, टीचर्स के भी एप्रीहेंशन है। इसीलिए अभी जो एजुकेशन पॉलिसी नई आई उसने डिजिटल पुश तो कहा, बट साथ ही साथ वी नीड टू मेक अ बैलेंस, वी नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फ्यूचर है हाइब्रिड स्कूलिंग। हाइब्रिड स्कूलिंग मतलब कंप्लीटली ऑनलाइन भी नहीं होना है, कंप्लीटली ऑफलाइन भी नहीं होना है, गोल्डन मीन मिडिल वे हमें फाइंड करना है।
सो दिस इज ब्रिजिंग द गैप। कुछ चैलेंजेस हैं, टीचर्स एप्रीहेंशंस एटसेट्रा, वर्चुअल स्कूल। सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। बैलेंस मतलब यू यूज योर मोबाइल डिजिटल क्लासेस, बट एट द सेम टाइम नोट इट डाउन, पेन पेपर से ऐसे लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करें एंड डिसिप्लिन लाएं। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ब्रिजिंग द गैप। देन यहाँ पे सोलर पैनल लग रहा है। दिस इज द्वारका ई वे कोलैप्स हुआ। हैप्पीनेस करिकुलम लाने की बात है स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। इनमेट्स ट्यून इनटू न्यू टैलेंट विद जेल रेडियो, इन्होंने जेल रेडियो बनाया है। देन दिस इज असेंबली पोल्स। ओडिशा ओडिशा सफर्ड लॉसेस वर्थ दीज मैनी करोड़ इन 8 साइक्लोन। ओडिशा का जो बैकवर्डनेस है ना, ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसका एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे अभी साइक्लोन अम्फन आया था। देन दिस इज एजुकेशन प्लस, स्पेस फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। डिस्कशन एंड डिबेट, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, काउंटर क्वेश्चंस होने चाहिए। डिबेट एंड डिस्कशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करिकुलम का। स्पेस फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। सोशल साइंस जो है, इट कुड बी ट्रीटेड लाइक एन अम्ब्रेला। सोशल साइंस है, इसका बहुत सारे वेरिड थीम्स हो सकती है एजुकेशन की। सोशल साइंस इज अ बिग सब्जेक्ट। सोशल साइंस कैन बी एन अम्ब्रेला अंडर विच स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस, रियलिटी। जो सब्जेक्ट सिलोज है उसको दूर करें और एक कोहेसिव होलनेस लेके आए हम हमारी स्टडी में। सिलोज मतलब इकोनॉमिक्स है तो हिस्ट्री नहीं पता, हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी नहीं पता, ज्योग्राफी है तो पॉलिटी नहीं पता, मैथ्स आता है तो दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं आते, केमिस्ट्री है फिजिक्स नहीं है। नो, दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट राइट, स्पेशली एट दिस लेवल। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले एक जनरलाइज होता है, जैसे क्लास 10th तक सभी बच्चों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फिर थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता है 11th-12th में, फिर ग्रेजुएशन में होता है। बट फिर भी जो ग्रेजुएशन तक का लेवल होता है ना, उसमें ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये सब आने चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी एक एवरेज आपको सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज है ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बेटर है। ये नहीं कि कुछ एक सब्जेक्ट में तो आपने पीएचडी कर लिया बट बाकी सब्जेक्ट में आप जीरो। नो, इससे क्या होता है, सिमेट्री नहीं आती। नेचर लाइक सिमेट्री, हर जगह एक यूनिक के बजाय आपको एक जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है। सिलोज मेंटेलिटी इज नॉट गुड, कोहेसिव होना ज़रूरी है। तो इसमें अब ज़रूरी है कि हम ऐसे क्लासरूम्स बनाएं जो एडेप्टिव हो, स्टूडेंट्स को जो सोचने पर दिस एम्फेसाइज करें। और यहाँ पे टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए? टीचर्स रोल टुडे गोज मच बियॉन्ड जस्ट डिसैमिनेटिंग नॉलेज। नॉलेज देना ही केवल टीचर का रोल नहीं है। नॉलेज तो गूगल में आपको एक क्लिक करोगे आपको सारा डेटा मिल जाएगा, एवरीथिंग यू कैन गेट। बट टीचर का रोल इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू दिस प्रोवाइडिंग नॉलेज। इट इज अबाउट नर्चरिंग यंग लर्नर्स to be resilient, adaptive, innovative, empathetic, and critical thinkers, all of which they need to be required to be successful in a fast evolving world. तभी हमें ये इंश्योर करना है कि जो बुकिश मतलब किताबों में बहुत अच्छे होते हैं बट वो रियल वर्ल्ड में भी उतने ही सक्सेसफुल हों। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स कि वो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करें, आईक्यू अच्छा रखें, साथ ही साथ स्टूडेंट का इमोशनल जो लेवल है वो भी हाई होना ज़रूरी है, इमोशनल क्वोशेंट। तो सोशल साइंस में ये ज़रूरी है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग एज रिफ्लेक्शन, डेवलप करें थिंकिंग क्लासरूम्स। डिबेट्स डिस्कशन ज़रूरी है और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एंड कनेक्शन। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमें ज़रूरी है हम क्लासरूम्स में इवॉल्व करें। Fostering future entrepreneur, entrepreneurship is also a good thing. Entrepreneurship से अब बहुत सारी allied qualities develop होती है। You get to learn so many things कि कैसे चीज़ें ऑपरेट हो रही है, लीडरशिप कैसे करना है, प्रॉब्लम क्राइसिस में आपको कैसे एक्ट करना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, जहाँ कॉस्ट कटिंग करनी है तो कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, हाउ यू वुड प्रोपेल। कंपटीशन भी अच्छी चीज़ होती है, कंपटीशन में आप कैसे सर्वाइव करोगे, अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे प्ले करोगे। सो फॉस्टरिंग फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप, कंपटीशन अ कैटलिस्ट। नाउ सी, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ड। यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। कंपटीशन अ कैटलिस्ट, कंटेंट नॉट विद अदर्स बट विद योर सेल्फ, दिस इज द नंबर 1 रूल। हमेशा खुद से कंपटीशन करने की कोशिश करना चाहिए और ये नहीं कि इवॉल्व नहीं करना है। यस्टरडे जो है वो जैसा था आज उससे बेटर होना चाहिए।
टुडे शुड बी बेटर देन यस्टरडे, और कल आज से भी बेटर होना चाहिए। इसको हमेशा ट्राई करना चाहिए। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप कल आज से बेहतर करते जाओ। कंपटीशन है कैटलिस्ट, और कंपटीशन किससे करना है? जिसको आप मिरर में देखते हो। कंपटीशन और कैटलिस्ट। नाउ दिस इज ओपेसिटी रूल्स। अननेसेसरी कंपटीशन नहीं लेना है और अननेसेसरी बराबरी भी नहीं करनी चाहिए। देर आर सम स्टूडेंट्स जो शुरुआत से ही बहुत अच्छे हैं, स्कूल में उन्होंने बहुत मेहनत किया, उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी मिला, तो उनकी लैंग्वेज अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छा है, देयर आर सो मेनी एडवांटेज है, दे आर गुड। बट आप आज स्टार्ट कर रहे हो, तो ये नहीं कि आप इन स्टूडेंट को देख के यू स्टार्ट फीलिंग लाइक डीमोटिवेटेड या डिस्करेज फील होने लग जाओ। नो, यू हैव टू कॉम्पीट विद योर सेल्फ। आप थोड़ी मेहनत करो, 6 महीने बाद आप भी इस लेवल पे आ जाओगे। दिस इज द वे। तो किसी दूसरे को देख के यू शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड। ओके, हर किसी का लेवल अलग होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मुझे यही आते हैं मैसेज में स्टूडेंट से कि सर दिस पर्सन राइट सो सच अ नाइस आंसर, मुझसे तो कुछ लिखते ही नहीं बन रहा है, तो मैं अब लिखूंगा ही नहीं। दिस इज रॉन्ग। यू राइट, आप रोज करो। जिस पर्सन का आंसर आपको इतना अच्छा दिख रहा है ना, वो पिछले 6 महीने से रोज आंसर लिख रहा है, तभी उसका ये लेवल आया है। आप भी ट्राई करो, विद इन अ मंथ आपका भी लेवल अप होगा। ओके, हैव कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस और फेथ। खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हैव फेथ। कंपटीशन अ कैटलिस्ट फॉस्टरिंग फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। दिस इज ओपेसिटी रूल्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फिर से न्यूज में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अभी पहले ब्लैंकेट बैन लगाने की बात हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट एनोनिमिटी भी नहीं है। बिकॉज जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है वो एसबीआई से खरीदता है। एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है तो उसे केवाईसी कंप्लीट कराना पड़ता है, नो योर कस्टमर। तो एसबीआई को पता है कि इस कस्टमर ने बॉन्ड खरीदा है तो कैसे पेमेंट किया, उसका केवाईसी क्या है, किस बैंक अकाउंट से पैसे आए थे, ये सब चीजें एसबीआई को पता है। सो इट इज नॉट कंप्लीटली एनोनिमस। बट द पॉइंट इज, ये जो भी फंडिंग आया, तो ये चीज वोटर्स को तो नहीं पता चलेगी। तो वोटर्स को भी राइट टू नो है। राइट टू नो, जैसे राइट टू वोट है ना, ऐसे राइट टू नो। जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन सब कैंडिडेट्स के बारे में वोटर को पता होना चाहिए कि जैसे ये पर्सन ए है, ये चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, तो इस पर्सन ए की क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर्सन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इस पर्सन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इस पर्सन की पॉलिसीज क्या है डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स में, पब्लिक स्फेयर के जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं उसमें क्या व्यू पॉइंट है। दीज आर थिंग्स। इसी के बेसिस पे तो हम सेलेक्ट करेंगे कि इसको हमें हमें वोट देना है या नहीं देना है। तो राइट टू नो इज इम्पॉर्टेंट थिंग। कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। सिमिलरली जैसे पार्टी ऑपरेट करती है, तो पार्टी की फंडिंग कहाँ से है, उसको पैसा कहाँ से मिला, मैनिफेस्टो क्या है कि वो किस चीज़ों पे अपना एम्फेसाइज करेगी, उसका इलेक्शन का क्या मुद्दे क्या हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्टी, वो एनोनिमस हो जाता है। मतलब इस पार्टी को इतने डोनेशन मिला, पार्टी को जो अपने खर्चे होते हैं ना वो भी फाइल कराने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन से। अगर फाइल नहीं कराएंगे ना तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में एनोनिमिटी है विद रिस्पेक्ट टू पार्टी। विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स नो योर कस्टमर है। बट द पॉइंट इज दिस ऑल प्रोसेस इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड कि ट्रैक रखना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ओपेसिटी ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी इज डिजायर्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं पार्टी फंडिंग में ओपेसिटी है, इसको दूर करना चाहिए। ये बात है ओपेसिटी रूल्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अब जैसे हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल आएगा ना वो ये आ सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कितने डिनोमिनेशन का होता है, किस ड्यूरेशन में इशू होता है, कौन सा बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए क्या केवाईसी कराना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। हैव अ लुक प्रीवियस नोट्स में ये हमने डिस्कस किया है। दिस इज लिमिटेड सकर। ये भी बात है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिलीफ दिया, लोन का मोरेटोरियम हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन हुआ। तो इस 5-6 महीने में अगर आप लोन ईएमआई नहीं भरोगे तो वो लोन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। बट बैंक ने कहा कि जो 2 करोड़ से नीचे हैं उनको रिलीफ देते हैं, बाकी को नहीं देते हैं, और उनसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हो आप, दिस इज अनफेयर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेना है, जिनसे लिया गया है उनको रिटर्न भी करिए। तो दिस वॉज डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ बात है कि जैसे जो डिजास्टर आया, डिजास्टर कोविड आया, कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ, कुछ इम्पैक्ट हुआ विजिबल, कुछ था इनविजिबल।
विजिबल मतलब जैसे हमें देखा इतनी लाइफ डेथ हमने लॉस किया, दिस मच ऑफ इम्पैक्ट। इनविजिबल में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इकोनॉमिक डायरेक्टली देखा कि जीडीपी डाउन हुआ, बट देर आर सो मेनी केसेस लाइक वुमेन रिलेटेड हमने चैलेंजेस फेस किए, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनसे रिलेटेड चैलेंजेस हमने देखे, एल्डरली कितने ज़्यादा मेंटल एंड सोशल एंड दिस ट्रॉमा उन्होंने अंडरगो हुआ। सो द पॉइंट इज एवरी सेक्टर, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफ़र हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफरेंट लेवल पे बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो जो डिज़ास्टर है, इससे जो रिलीफ दे रहे हैं उसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल, इमोशनल, हेल्थ, एवरीबडी गॉट अफेक्टेड। सो द पॉइंट इज ये बेनिफिट पार्शियल नहीं होने चाहिए, सभी को बेनिफिट दे दें बिकॉज दिस वाज अ रेयर डिजास्टर जो कोविड-19 हुआ। अब इसमें यहाँ मेंशन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहले भी हमारे यहाँ नियम तो थे, ह्यूगो प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। फिर इससे पहले हम लिमिटेड कुछ वे में, जैसे एपिडेमिक डिसीज एक्ट था, ऐसे बहुत सारे डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड नहीं, अलग अलग थे, सेग्रीगेटेड एक्ट्स थे। इन सब का कंसोलिडेशन हुआ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें क्या था, जैसे गुजरात का अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद हमने सोचा एक स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए डिजास्टर से डील करने का। डिजास्टर्स के लिए आप एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है 11th इंडिया फिजिकल, एक्सट्रीमली गुड चैप्टर, उसमें क्लासिफिकेशन हुआ है नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं एट्सेट्रा। हैव अ लुक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इस पे एक नोट प्रिपेयर करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज कोविड-19 एंड 2020-21 में भी नेचुरल डिजास्टर, साइक्लोन, अम्फन एट्सेट्रा, बायोलॉजिकल डिजास्टर, देन ड्रॉट रिलेटेड फ्लड्स आ गए थे अभी। तो इतनी सारी डिजास्टर थी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। प्रिपेयर अ नोट। वेइंग इन ऑन द सागा ऑफ अ वैक्सीनेशन, ये बात है वैक्सीनेशन। ब्रॉडली यहाँ पे जो बात है वो है दिस एस्ट्राजेनेका सार्स-कोव-2 वैक्सीनेशन के बारे में। ये वैक्सीनेशन का जो वायरस का रेप्लिका है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में फिर वैक्सीनेशन डेवलप हुई है, वो आया है यहाँ एक चिंपैंजी से। हमने एक स्ट्रेन लिया था, इसको इंजीनियर किया, फिर इससे रिलेटेड वैक्सीनेशन डेवलप किया। पैथोजेंस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, जीका, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस एट्सेट्रा का। यहाँ फिर बाकी आगे जगह बात है कि पूरी जो वैक्सीनेशन डेवलपमेंट प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यहाँ पीयर टू पीयर दिस मॉनिटरिंग होना चाहिए। जो भी डेटा हो उसको फ्रीली आप शेयर करो साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ, सो दैट डाउट्स नहीं आए किसी के पास। बिकॉज हमने देखा एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन है, सीरम इंस्टीट्यूट की भी है, देन भारत बायोटेक की वैक्सीनेशन है। इनमें एक सवाल उठे थे कि क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये प्रॉपर जल्दबाजी तो नहीं की गई, रिलायबल है या नहीं। तो इससे वैक्सीन हेजिटेंसी आई। वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने के लिए जितना भी डेटा है ना उसको ट्रुथफुली बता दो, ताकि किसी के मन में कोई डाउट ही नहीं आए। दिस स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलोड। अब वैक्सीनेशन में वी नो द बेसिक्स। वैक्सीनेशन में एक जो वीकंड वायरस होता है या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं, पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, ये बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बॉडी को एक मैच प्रैक्टिस हो जाती है, बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, बॉडी को मैच प्रैक्टिस हो गई कि ऐसा कुछ अटैक हो तो मुझे ये करना है, तो बॉडी फिर इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। फिर जब एक्चुअल में वायरस का अटैक होता है या पैथोजन का अटैक होता है तो बॉडी उस रियल अटैक को झेल जाती है बिकॉज उसकी मैच प्रैक्टिस हो गई है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, पहली वैक्सीनेशन किसने डेवलप की थी किसी भी पैथोजन का? बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका। वैक्सीनेशन किसने पहली बार ऐसे डेवलप किया था? आंसर, this is confronting opacity, again opacity, but before that this is an antidote to islamophobia within and beyond। certain points दिए हैं। किसी भी टाइप का जो प्रिजुडाइसेस होते हैं ना, ये सही नहीं होते। प्रिजुडाइसेस हमेशा गलत प्रूव हुए हैं, वी पिकअप हिस्ट्री। सो पहले से ही ऐसा प्रिजुडाइस नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए हमारी थॉट प्रोसेस में, ट्रीटमेंट में। दीज थिंग्स वी शुड कंसिडर। Then this is needless resurrection of a buried issue. This is confronting opacity। यहाँ पे बात है दिस जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म आज पिछले कुछ टाइम से इनका स्टैंडर्ड इतना दूर हो गया है, इतना गिर गया है कि आई नो सो मेनी, हमारी एज सर्कल में टीवी तो बहुत कम ही लोग वॉच करते हैं। जर्नलिज्म द पॉइंट इज न्यूज़ कम होती है और नॉइज बहुत ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नलिज्म? जर्नलिज्म मतलब होता है वो अकाउंटेबल हो, रीजनेबल हो, रेस्पॉन्सिबल हो,
अनबायस्ड हो और ट्रुथफुलनेस हो उसमें। न्यूज़ को जैसी न्यूज़ है ना एज इट इज़ उसको प्रेजेंट करना चाहिए, कलर नहीं करना चाहिए उसे। कलर करने से क्या होता है, डिस्टॉर्शंस आते हैं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो डिमिनिश हो जाती है। सो कन्फ्रंटिंग ओपेसिटी, जर्नलिस्ट अक्सर ये बात उठाते हैं कि उनकी क्रिएटिव फ्रीडम वगैरह पे अटैक हो रहा है। जैसे अभी आईटी रूल्स जो आए कि इनकी क्रिएटिव फ्रीडम डिजिटल मीडिया में अटैक होगा। बट द पॉइंट इज ये भी इंट्रोस्पेक्शन करे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ओटीटी प्लेटफॉर्म अक्सर बोलते हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रही है उन्हें, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप खुद ही मॉनिटर करते, खुद ही ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते कि सरकार को इंटरवीन करना पड़े। सो दिस इज द पॉइंट। जर्नलिज्म अकाउंटेबल, रीजनेबल, रेस्पॉन्सिबल, अनबायस्ड एंड ट्रूथफुल होना ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, न्यूज़ में जो अगर आप फॉलो करना चाहें तो यू कैन सी दिस राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी इज़ एक्सट्रीमली गुड और इसमें काफ़ी बैलेंस्ड वे में बहुत सारे अच्छे रिपोर्ट्स वगैरह भी आते हैं। अदरवाइज प्रेफर रीड, जो टेक्स्ट होता है ना उसको प्रेफर करिए। रीडिंग इज़ बेटर देन दिस वीडियोज़ एंड ऑल। कन्फ्रंटिंग ओपेसिटी, देन दिस इज़ टैकलिंग द पीरियड टैबू। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अबहॉरेंट प्रैक्टिसेस होती है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन शुड बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल। सच टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स जो हैं उसको प्रमोट नहीं करना है। हमारे यहाँ होता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, जिसको सबरीमाला केस भी कहा जाता है। सबरीमाला केस में ये था, लॉर्ड सबरीमाला, लॉर्ड अयप्पा, कि अगर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है तो क्या वो प्योर इम्प्योर है, तो क्या टेम्पल वगैरह या ऐसी जगह वहाँ पे एंट्री मना कर दें, या फिर सोसाइटी में इन जनरल उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जाए। तो ये चीज़ें आई थी, उस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और यहाँ पे इन्होंने, ऑनरेबल जजेस ने यहाँ पे केस में डिसीजन दिया था। डिसीजन ये था कि एनी सोशल प्रैक्टिस, किसी भी टाइप की सोशल प्रैक्टिस which excludes women from participation in public life as a result of their menstruation is discriminatory. ये भेदभाव है on the ground of their sex. This is because it is drawn from the notion of menstruating women being impure, a notion which targets the physiological feature of being women. तो ये जजमेंट था आर्टिकल 14 इक्वालिटी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सुप्रीम होता है। सो दिस इज द थिंग, ये जो टैबूज हैं, स्टीरियोटाइप्स है, वी नीड टू बिकम मोर, मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। देन दिस इज नेक्स्ट वन। दिस इज पायलट यूनियन अर्ज कर रही है एयर इंडिया मिनिस्ट्री टू रिवर्स सैलरी कट्स। सैलरी कट्स, एयर इंडिया की हालत बहुत ख़राब है, वैल्यूएशन भी अच्छा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट इसको बेचना चाहती है। देन महाराष्ट्र सीज हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, प्राइम मिनिस्टर ने कहा लाइटिंग लैंप्स, क्लैपिंग एनकरेज हेल्थ वर्कर। अब सी, हम जैसे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कोविड-19 के जो वॉरियर्स थे इनको सपोर्ट देने के लिए हमने जैसे दिए जलाए या फिर तालियां, हमने उनका मोटिवेशन बढ़ाया। तो इन सब चीज़ों का ना लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इनका मैसेज मैटर ज़्यादा करता है कि ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। द आइडिया वॉज दीज थिंग्स वर डन टू एनकरेज हेल्थ वर्कर। और उससे भी बड़ी चीज़ होती है एक जागरूकता फैलाना। जैसे हमने बालकनी में आके दिए जलाए या फिर ऐसे थाली से ऐसा कुछ किया, इससे क्या हुआ, अवेयरनेस हुआ। वरना पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी, स्पिरिट नहीं था कि कैसे वैक्सीनेशन कराना है या फिर कैसे कोविड-19 से लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। इंडिया में हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि हम समझते हैं पूरा इंडिया शहरों में रहता है। नो, यू गो टू विलेजेस, यू गो टू स्मॉल टाउन्स, यू विल सी अ डिफरेंट इंडिया। एंड इफ़ यू लुक एट द डेटा, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया का अभी भी जो 2/3 है ना, इससे ज़्यादा विलेज में रहता है इंडिया, ओनली 1/3 इज़ इन सिटी। तो दैट इज़ वाई ये जो कस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिसेस जो होती है, एक मीडियम होता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस करने का। तो हमें जो करेक्ट मैसेज है उस पर फोकस करना चाहिए। लाइटिंग लैम्प्स, क्लैपिंग एनकरेज्ड हेल्थ वर्कर्स। देन दिस इज 27 माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल। ऑफिशियल ने सस्पेक्ट किया एवियन इन्फ्लुएंजा उनको हुआ है। अब ये बर्ड्स हैं,
बर्ड्स को कोई बाउंड्रीज नहीं पता, बर्ड्स को कोई नेशनैलिटी नहीं पता, इनके लिए सब कॉमन, दिस नेचर इज कॉमन। 27 माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे फाल्कन अमुर है, सेंट्रल एशिया, ऊपर यहाँ पे मंगोलिया तरफ है, फिर ये वहाँ से आएगा, फिर कुछ बर्ड्स होंगी जैसे नागालैंड में इनका स्टे होता है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, फिर इसके बाद ये फ्लो होके नीचे जाएंगी, फिर फ्लाई करके यहाँ पे फिर वापस ऐसे रिटर्न होगी। तो दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस जो अर्थ का है ऐसे ट्रैवल करती है। सिमिलरली जो एनिमल्स भी होते हैं, कितने सारे टाइगर्स हम देखते हैं, वो टाइगर तो है महाराष्ट्र का, बट वो घूमते फिरते मध्य प्रदेश आ जाता है, किसी दूसरे टाइगर रिजर्व चला जाता है। तो द पॉइंट इज माइग्रेशन हो रहा है। अब ये माइग्रेशन तो विद इन कंट्री है, तो दैट इज ओके। इंटरनेशनल माइग्रेशन को हम कैसे डील करें, उसके लिए होता है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया इसके अभी बोर्ड में भी है। अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बार हेडेड गीज है फ्लाइंग एट द पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे इनका फाउंड डेड, विच इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। इन्फ्लुएंजा या वॉट एवर अभी स्टडी हो रही है यहाँ पे। ये है CMS, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं। इंटरनेशनल अग्रीमेंट है माइग्रेटरी स्पीशीज का, कि इनको कॉमन कॉरिडोर देंगे, इनका बीच में कहीं हंटिंग नहीं होगा, ये सब चीज़ें होगा। 79 वेस्ट जर्मनी बॉर्न वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ratification by 15 states. Now this is important with respect to India. So this is the second question for today. Prepare a note on convention on migratory species. प्रवासी प्रजाति पर कन्वेंशन पर एक नोट तैयार करें। देन यहाँ पर है टूवर्ड्स सेफ्टी, पेशेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं। फायर, दिस इज स्पीकिंग अबाउट पीरियड, इंडियन वेडिंग कैन बी हेल्दी, ये भी एक चीज़ है। अब प्रेमचंद के इनके कुछ लिटरेचर देखिए, इसमें क्या बताता है कि इंडिया में जैसे पुराना था ना, बंगाल बिहार, यहाँ पे जो इंडिया में होता था, तो यहाँ पे जो मैरिज होती थी ना, ये मैरिज क्या है, मैरिज इज अ फेस्टिवल, मैरिज इज अ काइंड ऑफ समथिंग टू सेलिब्रेट, बट मैरिज बिकॉज ऑफ इतने सारे रूडिमेंट्री कस्टम्स वगैरह, डॉवरी एट्सेट्रा हो जाता है कि मैरिज ना एक बर्डन बन जाता है। पूरा जो फंक्शन होता है वो एक बर्डन हो जाता है, एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वेडिंग्स कैन बी हेल्दी, दिस थिंग शुड बी हेल्दी। उसमें ये बड़े अच्छे से उनके कुछ उपन्यासों में दिया हुआ है कि एक पर्सन ए है, उसको बिकॉज अपनी सोसाइटी में अपनी प्रेजेंस दिखानी है, या फिर अगर गर्ल है उसका तो डाउरी देना है, ऐसा करके वो खूब सारा लोन लेता है। और ये जो लोन लेता है ना, इसमें लगता है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर इस लोन पे इंटरेस्ट उसकी पूरी जिंदगी इस लोन को चुकाने में ही चली जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम। हम जो एक्स्ट्रा वेगेंस करते हैं, दिस इज कंप्लीटली अवॉइडेबल, दिस इज नॉट नेसेसरी। एक्सेप्टिंग मर्क्यूरियल माइंड, यहाँ पे बात है साइकोलॉजी पे लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी मतलब समटाइम्स पीपल एक्ट इन अ मर्क्यूरियल वे, विम्सिकल वे। पहले अपैथी होती है, उसको एक्नॉलेज नहीं करते, फिर डिनाई करते हैं, फिर एंगर आता है। व्हाट इज एंगर, एंगर इज दिस डिनाइल, देन एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद ह्यूमर। तो ये एक स्टेजेस होता है जिसमें हम साइकोलॉजिकली भी खुद को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। द पॉइंट इज, सीरियस होना गलत बात है, सिंसियर होना इज गुड थिंग। प्रोग्रेस टुवर्ड्स नॉर्मलसी, दिस इज मॉडर्नाइजिंग एग्री सेक्टर इज नीड ऑफ द आवर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। ऑन द रोड कैनवास इन हैंड द ब्यूटी इन ब्रोकन स्पीशीज, ब्रोकन पीसेज। देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज। फिलीपींस डिप्लॉय एयरक्राफ्ट, चाइना की जो शिप है स्पार्क टेंशन, कहाँ पे हो रहा है, साउथ चाइना सी पे। Then this is bombers Indonesia cathedral, United Nations dialogue, China unrestricted Xinjiang visit, Xinjiang में Uyghur China violence. Then this is guaranteed returns, financial planning requires expertise, और ये thwart in England spirit, इंग्लैंड अच्छा खेला बट इंडिया जीत गया। Indian teams trap gold in style, 30 medals, Indian shooters are excellent, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा ओलंपिक्स में। सो ये द हिंदू था। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस, आज कल इंडियन एक्सप्रेस का भी छुट्टी है। देन दिस इज बॉर्डर लाइन, महाराष्ट्र स्टेयर्स एट लॉकडाउन एज केसेस सर्ज, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। सी, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा मन की बात में कि जो एग्रीकल्चर है ना, इसको भी रिफॉर्म लाना ज़रूरी है, मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है, प्रॉफिटेबल बनाना ज़रूरी है इंडियन एग्रीकल्चर।
और डाइवर्सिफाई करें। ये नहीं कि केवल राइस और व्हीट, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज इंपॉर्टेंट। आगे हम मिलेट प्रोग्राम भी देखते हैं। इनकम जो डबल करने का टारगेट है 2022 तक, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। ऑल्टरनेटिव देखें, टेक्नोलॉजी यूज करें, सस्टेनेबल वे में एग्रीकल्चर करें। और अभी अमृत महोत्सव भी है, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टाइम कि हम एग्रीकल्चर में नेसेसरी रिफॉर्म्स लेके आए। प्राइम मिनिस्टर ने ये मन की बात की एपिसोड में कहा। और ये है नेटवर्क सी। मध्य प्रदेश में यूएन बैक्ड प्रोजेक्ट है मिलेट्स ऑन फूड मैप। मिलेट्स, मिलेट्स मतलब मोटा अनाज होता है ये मिलेट्स। मिलेट्स जो है 2018 का नेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। दिस इज मिलेट। 2023 था वो इंटरनेशनल ईयर बनाने की बात है। कंट्री में जो वाइट रिवॉल्यूशन जैसे आया, फिर बी फार्मिंग भी हुआ, ये ऑल्टरनेटिव्स थे ताकि हम हनी रिवॉल्यूशन ऐसे करके इनकम को स्प्रेड करें। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि हम ओवर डिपेंडेंस है राइस और व्हीट पे, इसको हम दूर करें। मिलेट जो होती है ना, ये राइस और व्हीट से ज़्यादा वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्रूड फाइबर कंटेंट होता है, डाइजेशन में हेल्प होता है क्रूड फाइबर कंटेंट, और अमीनो एसिड की प्रोफाइल भी होती है। सो मिलेट्स आर गुड। हार्डियर होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, तो इंडियन क्लाइमेट को सूटेबल है ये। लोअर वाटर रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो वैसे भी रेन फेड एग्रीकल्चर है, तो उस एरिया के लिए मिलेट इज एक्सेलेंट। वी शुड फोकस ऑन मिलेट। इसीलिए आईएफएडी यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ने सपोर्ट किया है इनिशिएटिव टू रिवाइव कोडो एंड कुटकी। कोडो एंड कुटकी ये क्या है? मिलेट है। इनका कल्टीवेशन मध्य प्रदेश में। कोडो एंड कुटकी, आईएफएडी ने कोडो एंड कुटकी बनाने की बात की है। इससे ज़्यादा ट्राइब्स भी होंगे, गोंड और बैगा ट्राइब्स हैं। माइनर मिलेट 749 एकड़ में इनको कल्टीवेशन में हेल्प होगा। क्रॉप यील्ड भी बढ़ेगी और न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगा। आगे हम अभी कुपोषण का भी बात करते हैं। अब मिलेट क्या हो सकती है? हाई न्यूट्रिएंट सीरियल्स हैं जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोडो, कुटकी, काकुन, सावा, चीना, कुट्टू। दिस इज अमरनाथ, चलोई। ये फर्स्ट चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स बनाए और इनको भी एनकरेज करें बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम जैसे 5 किलो वीट दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, मिलेट्स दे रहे हैं, ये भी कंटिन्यू होना चाहिए। द आइडिया इज 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मिलेट्स को एनकरेज करना है। देन दिस इज नेबरली टच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बांग्लादेश का जो विजिट प्राइम मिनिस्टर का था। द सेकेंड फाइट, कोविड-19 फिर से आ रहा है। अ बिगर पैंडमिक, अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रेजाइल सिचुएशन ऑफ लेबर मार्केट। अनएम्प्लॉयमेंट कोविड-19 के कारण वर्जन हो गया है। पंडित एंड द दिस शार्प शूटर, टाइम टू मेक द वाटर स्विच। अब सी, जैसे राइस है, राइस बहुत ज़्यादा पानी चाहिए राइस के लिए। तो जैसे पंजाब वगैरह में क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, इनके जो खेत है ना वो सॉल्ट पैन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। नॉट गुड। टाइम टू मेक द वाटर स्विच। दिस इज एन एक्टिव एंगेजमेंट विद बांग्लादेश। दिस इज जुडिशियल रिव्यू और ये है नेशनल रीजनल। स्वेज कैनाल का कुछ थोड़ा सा ये मूव हुआ है, क्राइसिस सॉल्व होता नजर आ रहा है। अमेजोन। देन दिस इज क्रिप्टो। इंडिया को क्रिप्टो सेंट्रल बैंक बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रहा है। बिटकॉइंस वगैरह अपनी रिस्क पे लेना, अदरवाइज बैन हो जाएगा तो काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं। दिस इज द वर्ड। देन अब हिंदी में हम देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक, सी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्या है? पीयर रिव्यूड एक रिपोर्ट है। फेल्ट हंगर दिस हिल्फे, वेल्ट हंगर हिल्फे ये है, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जॉइंटली रिलीज करते हैं। वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी। भुखमरी क्या होता है कि खाने पीने का सामान भी उनको प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। बेसिक जो नीड्स होती है, जैसे मैस्लोव का मॉडल पढ़ा था कुछ दिन पहले, बेसिक नीड्स है, मतलब फूड इज द बेयर मिनिमम, खाना तो मिलना ही चाहिए, ये चीज़ भी नहीं हो पा रही है, तो वो होती है भुखमरी। इसमें ये 4 पैरामीटर्स हैं। अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट मतलब खाना मिल रहा है बट वो सफिशिएंट नहीं है। अल्प पोषित आबादी का अपर्याप्त कैलोरी सेवन को दर्शाता है। तो इससे क्या होता है? वीकनेस आती है, स्टूडेंट्स डल हो जाते हैं, पढ़ाई फिर कर नहीं पाते हैं और इससे लॉसेस होता है। चाइल्ड वेस्टिंग होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे
जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है, मतलब हाइट तो बढ़ गया बट उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ये भी कुपोषण दर्शाता है। स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, लंबाई हाइट नहीं बढ़ रही है उनकी आयु के अनुपात। वाई? बिकॉज उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, कैल्शियम नहीं है डाइट में। कैल्शियम नहीं होगा तो बोन्स कैसे बनेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। देन दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। देन चाइल्ड मोर्टालिटी है, 5 ईयर से कम बच्चों की मृत्यु दर, अपर्याप्त पोषण और जो ओवरऑल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टालिटी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का भी 94th रैंक है आउट ऑफ 107, नॉट एट ऑल गुड। देन दिस इज सी सेट, एवरेज निकालना था हमें, 6 नंबर का इतना दिया है। एवरेज मतलब हर किसी का 3.95 है, 6 है तो 6 इंटू 3.95 टोटल हो गया, टोटल इतना हो गया। तो रिमेनिंग 2 नंबर भी निकालना है हमें, बाकी का इतना दिया हुआ है और किसी 2 का इतना दिया हुआ है। टोटल से ये दोनों हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आ जाएगा रिमेनिंग 2 नंबर्स का टोटल, है ना। यहाँ ये दोनों माइनस कर दिए, 3.4 इंटू 2 एंड 3.85 इंटू 2, इन दोनों को सम करके इस टोटल से माइनस किया, 9.2। तो ये 2 का है तो एक का कितना हुआ, 4.6। यह रिक्वायर्ड एवरेज निकालना था, सेम स्ट्रैटेजी है, सब हमने टोटल किया, नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी थी डिवाइड किया, दिस इज 31 5/7 ईयर। अरिथमेटिक मीन जब भी दिया हुआ है उसका मतलब है इतने टोटल का समेशन अपॉन नंबर ऑफ एंटिटीज। अगर हर एंटिटी में +5 कर दिया अपन ने तो n एंटिटीज थी, तो n टाइम्स 5 हो गया और अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज n है, तो आप देखोगे n कैंसिल, अरिथमेटिक मीन +5। तो अगर हर एंटिटी 5 से बढ़ाया तो जो नया अरिथमेटिक मीन होगा वो पुराने अरिथमेटिक मीन से 5 ज्यादा होगा, तो 35 + 5 40। ये पहला सवाल है। अगर 2 टाइम्स ऑफ द डॉटर्स एज इन ईयर्स इज इंक्लूडेड टू द मदर्स एज, रीड केयरफुली। ऐसे सवाल ना बहुत केयरफुली पढ़ने चाहिए, आसान होते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा इनका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अदरवाइज मैथ्स इज ईजी। टोटल इज 70, इफ 2 टाइम्स ऑफ द मदर्स एज इज इंक्लूडेड टू द डॉटर्स एज, टोटल हो गया 95। तो आपको बताना है मदर का एज कितना है। आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड है, 10 साल पहले, आज है, आज से 10 साल पहले -10, ए वॉज हाफ ऑफ बी इन एज, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज 3:4 है, वापस प्रेजेंट में आएंगे तो 3:4 है। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो क्या होगा टोटल प्रेजेंट एज का। सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स, टोटल 50 है, 3 साल का गैप है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सॉल्यूशंस हैं, दिस इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ये इसके 4 पैरामीटर है, नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग, मोटापा जो होता है ना वो भी एक टाइप ऑफ दिस अंडर नरिशमेंट ही है। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज नॉट गुड। देन यूएन बैक्ड प्रोजेक्ट्स है, मॉडर्नाइजिंग एग्री, मर्क्यूरियल माइंड, दिस इज कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीशीज, दिस इज टैबू, कन्फ्रंटिंग ओपेसिटी, वैक्सीनेशन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पे एक नोट प्रिपेयर करिए। ओपेसिटी रूल है, डिस्कशन डिबेट है, ब्रिजिंग द गैप है। देन दिस इज यूनिक आईडी, 14 डिजिट का यूनिक आईडी बनेगा, तो ये क्या होगा, जमीनों का आधार कार्ड। देन महाराष्ट्र कोविन। सो this is the 29th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.